नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शिता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना को उन्होंने अद्भुत करार दिया है। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने, हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूंगा। अब आप देखो, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पद पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि में हासिल करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों, क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो खास करके यहाँ पर विकास आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलने के लिए इसमें निवेश आकर्षक हो, अनुकूल, उद्योग के लायक हो, रोजगार उन्मुख हो और सतत विकास का संकल्प भी हो। अब अकेले इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात अपन करते हैं तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में खास करके उद्योग समर्थन में उभरते सेक्टरों के लिए मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और हमारी तमाम प्रकार की लघु इकाइयां विविधता वाली, उन सबको समेकित रूप से जोड़ने के लिए काफी संभावना जोड़ी है, जिसमें सबसे बेस हमारे विकास वाली व्यवस्था में सरलता से बिजनेस की अनुकूलता बनाने के लिए जो आग्रह किया है, उसी के आधार पर बजट में उद्योग, एमएसएमई, उभरते हुए संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है, जो प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता और निर्यात विनिर्माण, रोजगार सृजन को इससे गति मिलेगी। बायोफार्मा के सेक्टर में भी बायोफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, हेल्थ इंडस्ट्री, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी के दृष्टि से हम बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं और सेमीकंडक्टर मिशन 2
उभरती तकनीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है, जो परंपरागत आधारित है, उनको भी उनके लिए रिन्यूएशन के आधार है। आप कभी कल्पना करना, पहले की कॉटन इंडस्ट्री इसलिए डूब गई कि उनको रिन्यूएशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी, जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी आधार पर औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन को भी हम अधिक कुशल बनाने वाले हैं। एमएसएमई में भी इसी तरह से एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है, इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। इसकी 3 रणनीति है और तीनों तरह से हमारे लिए बहुत काम आएगी। मैं मान के चलता हूं, इससे वित्तीय स्थिरता, तरलता, समर्थन और संस्थागत सहयोग किसी भी इंडस्ट्री के इसी प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें अधिक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और विस्तार उन्मुख ये एक गति देने के लिए सरलता हो जाती है कि हम अपने काम को समेकित रूप से कैसे करें। सेवा क्षेत्र और वैश्विक नेतृत्व, आज के समय में हमारे पास तो आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके प्रमुख केंद्रों का विकास करने के लिए ये बजट में इस बात की भी गुंजाइश दी है और ये हमारा बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। 2047 की दृष्टि से वैश्विक सेवा क्षेत्र में नेतृत्व दिलाने के लिए सेवा क्षेत्र को जो प्रमुखता दी गई है, जिसमें आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज के केंद्र के रूप में विकसित करने का मौका दिया है। महिलाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री ने भी नारी सशक्तिकरण के लिए बजट में पर्याप्त गुंजाइश दी है, जिसके आधार पर बहनों को सुविधा, सुरक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त वीजीएफ और पूंजीगत सहायता से प्रत्येक जिले के अंदर एक छात्रावास खोलने के लिए 10,000 करोड़ की जो राशि रखी है, ये पहली बार हो रहा है हमारे लिए। तो हम अभी 4 हॉस्टल हमारे अपने राज्य में खोलने वाले थे, लेकिन इस आधार पर हम अपने यहाँ लगभग हर जिले के अंदर हमारे प्रस्ताव भी जाएंगे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे स्थान पर औद्योगिकरण के लिए इस तरह आगे बढ़ रहे तो बहनों को कठिनाई होती है अपने घर से आने जाने में। ऐसे में प्रोफेशनल काम करने वाली बहनों के लिए छात्रावास ये बड़ी अपनी भूमिका अदा करेंगे। महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1.5 लाख सेवा प्रदाताओं के लिए 1 लाख संबद्ध पेशेवर को प्रशिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है, यही तो सबका साथ सबका विकास है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण महिला नेतृत्व के लिए, विशेष उद्यमिता के लिए, जिसमें लखपति दीदी आधारित सामुदायिक स्व सहायता समूह और इसके लिए सब प्रकार के प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं। अब अपने लिए मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ अगर देखता हूं तो ये जो हमने पहले से प्लान किया है और उसी प्लान को बड़ा विस्तारित रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नए बजट में प्रमोट किया है। कई बार तो लगता है कि हमारा 2 साल का बजट राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ उस एक आवरण के अंदर की आत्मा से तालमेल कराते हुए चल रहा है। हर क्षेत्र में जहां जहां हमने काम करना प्रारंभ किया है, हर जगह प्रमोट करने के लिए दिखती है। ऐसे में यह नीति प्रदेश की शहरी विकास के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि हमारे अपने जब 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लगभग 6 जिले लेकर आ रहे हैं, तो टियर 2 और टियर 3 इन सिटी के लिए भी जो पर्याप्त धनराशि दी गई है, इसी से विकास होगा और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में नियोजित आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक क्लस्टरिंग, आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण होगा और मध्य प्रदेश में प्रमुख शहर संगठित और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। अवसंरचना निवेश मॉडल मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, जिसमें कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और व्यापारिक सुगमता के लिए मजबूती देगा। और जैसे मैंने बताया, टियर 2, टियर 3 के लिए वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार के लिए इसी प्रकार के हमारे सभी प्रकार के निवेशकों के विश्वास को कायम रखेंगे। पूंजी प्रवाह और वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत करेंगे, जिसमें बैंकिंग सुधार, फेमा के नियम की समीक्षा,
कारपोरेट म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार को मजबूत करना और वित्तीय संस्थाओं को पुनर्गठन के लिए ये मध्य प्रदेश की हमारी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। सामाजिक समावेशन भी इसमें किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने बजट के आधार पर अत्यंत लाभकारी भावना से खासकर सामाजिक समावेशन आधारित आर्थिक विकास योजना का जो प्लान किया है, ये मानव पूंजी के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसमें दिव्यांग कौशल भी है। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षा कौशल आधारित पहलों के आधार पर हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत मजबूत होगी और मानव पूंजी का सुदृढ़ निर्माण होगा। हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, ये खास करके अब ग्रीन एनर्जी का जमाना है और हमारे लिए इस भाव में एग्रीकल्चर को भूलना नहीं है। इसलिए हमने अपने भविष्य उन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए इसमें सतत हरित और भविष्य उन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन कैप्चर, हरित पहल, पर्यावरणीय निवेश में मध्य प्रदेश को ग्रीन इंडस्ट्री, सतत औद्योगिकरण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन निश्चित करने का हमने इसमें बड़ी संभावना देखी है, जो भविष्य की ठोस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करेगा। और वास्तव में ये केंद्रीय बजट केवल दस्तावेजीकरण नहीं है, इसमें वो सब जोड़ा है जिसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर चलने की बातें हैं। अब अगर अपने यहाँ कैंसर की दवाइयां सस्ती हो रही है और कैंसर की चुनौती सबके सामने है, ऐसे में हम मेडिकल कॉलेज भी जब ज्यादा खोलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ने मीडिया को कैबिनेट में हुए प्रमुख फैसलों की जानकारी दी है। मंत्री कश्यप ने बताया है कि कैबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखी थी, वे जानकारियां मैं आपको अवगत कराता हूं, जिसमें भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और उसमें 7,10,000 से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू करा है। इसी के साथ में इसका भुगतान भी तत्काल 2 माह के अंदर कर दिया गया। इसी बीच में 29 जनवरी को महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है उसमें हमेशा क्षरण का मतलब उसके ऊपर पानी बार बार लगने से उसका जो लेप है खराब बिगड़ता रहा, तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था करी गई कि दर्शक अपने जगह से भाव के लिए पानी एक जगह से डालेंगे, वो प्रतिमा के साइड से होता हुआ जाएगा। तो यह जो हमारी संस्कृति को ऊंचाइयां देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार कर रहे हैं, उसमें एक कदम और इसमें आगे बढ़ा है। एक प्रदेश में पहली बार भोपाल के अंदर ही 30 जनवरी को पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। यह कोई फूलों की प्रदर्शनी नहीं थी, यह मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पुष्प की खेती की और फूलों की खेती की ओर आगे बढ़ाने का भी एक उत्सव था। आज हमारे पास में करीब 40,000 किसान पुष्प से जुड़े हैं और वह 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। इसमें मालवा व निमाड़ महत्वपूर्ण है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड से लेकर के ग्वालियर, चंबा संभाग और महाकौशल में भी फूलों की खेती बढ़े, इसके लिए प्रदेश के प्रयास जारी हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण 2-3 कार्य जो पिछली बार की कैबिनेट और इसके बीच में हुए, ये रखे गए थे। इसी के साथ में इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ
जो 25-30 सालों से सरदार सरोवर परियोजना के जो विस्थापित थे उन सारे आदिवासी बंधुओं को करीब 25,602 परिवारों को उनके जो आवास के पट्टे दिए गए थे उन पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी। उनकी रजिस्ट्रियां मुफ्त में करने का, उसकी कोई राशि नहीं लगेगी, राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। करीब उससे 600 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। परंतु यह एक ऐसा कार्य है जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का भी क्षेत्र आता है। वह कई प्रमुख कांग्रेस के, क्योंकि जो 8 विधानसभा है उसमें 3-4 विधानसभाएं आज भी कांग्रेस के वहां पर से विधायक जीते हुए हैं, परंतु बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने वहां पर यह निर्णय लिया कि उन आदिवासी बंधुओं को उनके पट्टों के ऊपर जो हक मिलना चाहिए, जो रजिस्ट्री होना चाहिए, वो रजिस्ट्री तत्काल की जाए और उसका जो एसओपी पूर्व में निर्धारित था उस एसओपी के अनुसार वे सारी रजिस्टर करेंगे। और इसमें करीब करीब धार, बड़वानी, अलीराजपुर व खरगोन चारों जिले के 25,000 से ज़्यादा परिवारों की हम रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं। इसी के साथ में आज 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। ये सिंचाई परियोजना बाणसागर बांध के ऊपर स्थापित है। बाणसागर बांध से इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाणसागर बांध में जब से बना है, मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है उसमें से हम 60 से 65% ही उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी हिस्सा हमारा करीब 250 MCM का हिस्सा हमारा बाकी है। तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने बड़े तेजी से कार्य प्रारंभ करे हैं। तो यह जो 2 परियोजनाएं आज स्वीकृत हुई है, एक है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, और यह दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन वो प्रेशर पाइप के माध्यम से हर एक के खेत में जाएगी। इसमें कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, सिर्फ पंपिंग स्टेशन के लिए 1-1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहली योजना 53 करोड़ की है, 53.73 करोड़ की, और उसमें 3500 हेक्टेयर सिंचाई होगी और करीब करीब 2810 कृषक इसमें लाभान्वित होंगे। दूसरी योजना है बरही सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना। यह कटनी जिले की बरही एवं विजय राघवगढ़ तहसील के अंदर इसका विस्तार रहेगा। यह 566.92 करोड़ की योजना है, जिसमें 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 11,500 कृषकों को इसमें सीधा लाभ मिलेगा। तो यह 620 करोड़ 85 लाख की योजना है, 23,500 हेक्टेयर के अंदर जिसका फैलाव रहेगा और 14,000 किसान बंधुओं को इसमें लाभ मिलेगा। ये 2 सिंचाई परियोजनाओं को हमने आज स्वीकृत, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर इसको स्वीकृत करा है। और यह अगर आप देखेंगे तो 2003 तक प्रदेश के अंदर 7.5 करीब 7-7.25 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होती थी, जो हमारे राजा महाराजाओं के काल से लेकर के और पूरे कांग्रेस की सरकार के बाद में 2003 तक का एक आंकड़ा था। इसके बाद में जो हमारी सरकार 2003 से बनी, परंतु पिछले 2 वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने 2 साल के अंदर ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का जो आज जो हमने स्वीकृत करा, इसको मिला करके 7.5 लाख हेक्टेयर की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य हमने प्रारंभ करा है। और इससे जो हम अगले वर्ष को किसान वर्ष के रूप में, किसान कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसमें जल ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो उसमें हम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और जल के साथ में इन सिंचाई परियोजनाओं के अंदर जब भी बड़ी योजनाएं बनती है तो विस्थापितों का एक बड़ा मामला रहता है। तो हमने यह उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो 25,000 परिवारों को पट्टे बना करके जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से कोई हमारे बंधुओं को जो समस्या आती है उनका भी हम निराकरण तत्काल करेंगे। इसी के साथ आज विभिन्न परियोजनाएं, यह सामान्य प्रक्रियागत कार्य है। 26-27 से 30-31 तक के लिए 4 साल के लिए कई विभागों की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता का निर्णय लिया गया है। उसमें लोक वित्त की कुछ योजनाएं हैं, वित्त विभाग की 8 योजनाएं, मुख्यमंत्री जन कल्याण महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको 30-31 तक बढ़ाया गया है।
विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना आर्थिक का खाली स्थापना कार्यालय व्यय का है। पशुपालन में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, इसकी निरंतरता आगे बढ़ाई गई है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना, इसको भी 555 करोड़ का भार है, इसे आगे बढ़ाया गया है। पशुपालन और डेयरी में गौ संवर्धन और पशु विकास की योजना, महिला बाल विकास में किशोर कल्याण निधि की योजना, घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना एवं पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक स्वरोजगार व उद्यम योजना, ये सारी योजना करीब करीब 15,009 करोड़ का जिनका वित्तीय भार है, इन योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक बड़े लंबे समय से कर्मचारियों के मामले रुके थे, उसमें जो राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करके उनके कर्मचारियों का संविलियन अब महिला बाल विकास में करने की स्वीकृति दी गई है। तो कई कर्मचारियों को लंबे समय से यह समस्या थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तत्काल नतीजे देना और कार्यों को, जो हमारे पास कई कार्य लंबे समय से चाहे कर्मचारियों के हों, विस्थापितों के हों या हमारे किसान भाइयों के हों, इन सारे कामों को जल्द से जल्द निपटा करके एक सुशासन को स्थापित करने। कमी है, बहुत छोटा बोर्ड था, परंतु चाहे 8 भी हो, तो बड़े लंबे समय से वो लोग परेशानी में थे, तो उस कार्य को हमने पूरा करा। आप जो चाहे कुछ प्रश्न। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां कार गैंग का खुलासा और इसके साथ ही किराए पर लेकर कार गिरवी रखी और शातिर बता दें कि बदमाश गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने किराए पर ये कार ली थी, जिसका पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है और इसके साथ ही किराए पर ये कार ली गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां कार हड़पने वाली गैंग का खुलासा हो गया है। किराए पर लेकर कार गिरवी रखी थी गैंग ने और इसके साथ ही शातिर आरोपी यहां गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने कार किराए से लेकर गिरवी रखी थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पे गैंग का पर्दाफाश किया गया है और कार हड़पने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। किराए पर लेकर कार गिरवी रखी गई थी। शातिर आरोपी यहां गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने कार किराए से लेकर गिरवी रखी थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।